स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित लगभग 50 एमसीक्यू हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, वास्तविक प्रवाह से अर्थ है। आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसमें दो प्रकार के प्रवाह लिए जाते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। तो मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा के रूप में जो भी भुगतान किए जाते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र, एक तो होता है आपका परिवार और दूसरा होता है फर्म। तो जब परिवारों द्वारा अपनी साधन सेवाएं फर्मों को उपलब्ध कराई जाती हैं तो ये वास्तविक प्रवाह होता है, और फर्मों द्वारा परिवारों के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो भी एक तरह से क्या होता है, वास्तविक प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। देखिए, जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसमें मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह एक तरह से क्या होते हैं, जब आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन की स्थिति में होगा तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन हमारा घ। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का चरण है, लीकेज है, मतलब जिससे आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, नई आय का जो सृजन होता है उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ग, आयात। ठीक है, आयात हो गया आपका, बचत हो गया, कर हो गया, इनके द्वारा क्या होता है, आय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। जबकि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश, निर्यात, सरकारी व्यय की मात्रा अगर बढ़ती है तो आय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से तेजी से कार्य करेगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है। ठीक है, भरण मतलब हम कह सकते हैं इंजेक्शन, जिससे आय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से कार्य करेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ग, सरकारी व्यय। ठीक है, सरकारी व्यय के अलावा जैसे मैंने आपको बताया निवेश हो गया, अनुदान हो गया, निर्यात हो गया, इनको क्या कहा जाएगा, इंजेक्शन कहा जाएगा, भरण कहा जाएगा, जिससे आय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से कार्य करेगी। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है जब। तो संतुलन की स्थिति कब होगी, जब भरण और शरण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो कारक राष्ट्रीय आय जो चक्रीय प्रवाह है उसमें आय सृजन की गति को बढ़ावा देते हैं और कमी करते हैं, जब ये दोनों बराबर होंगे तो जो आय का प्रवाह है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। नेक्स्ट हमारा है छठा, यदि अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय है तो। ठीक है, हस्तांतरण आय क्या होती है, बिना उत्पादन आर्थिक क्रियाओं में योगदान के बदले में जो आय होती है एक तरह से, जैसे कि आपकी छात्रवृत्ति हो गई है, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इस प्रकार की आय को क्या कहा जाता है, हस्तांतरण आय। और जब अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मौद्रिक प्रवाह है वो ज्यादा होगा और वास्तविक प्रवाह क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट हम लेते हैं सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है। तो देखिए, प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे चर जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित समयावधि में मापते हैं, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, प्रति घंटा हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, महीना हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। तो आय, बचत और जन्म दर, इनकी जो गणना है वो एक तरह से निश्चित समयावधि में की जाती है, इसलिए इन सभी को क्या कहा जाएगा, प्रवाह चर कहा जाएगा। नेक्स्ट है आठवां, एक देश की जनसंख्या क्या है। तो देखिए, जनसंख्या की जो गणना है वो एक समय के निश्चित बिंदु पर की जा सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टोक अवधारणा कहेंगे। ठीक है, स्टोक का मतलब क्या होता है, जिस मात्रा को समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सी मद सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाती है।
ठीक है, जब एक देश की जीडीपी की गणना की जाती है तो जीडीपी की गणना में इनमें से किस मद को सम्मिलित किया जाएगा? तो जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं उनको जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो कारक भुगतान होते हैं, साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो भुगतान किए जाते हैं उनको जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी नेशनल इनकम होती है जीएनपी या एनएनपी में हम क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को सम्मिलित करते हैं, जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो साधनों को भुगतान किया जाता है कारक भुगतान, उनको जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 10वां समीकरण को पूरा करना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या आ जाए, निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए, जब हमारे पास में सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है और उससे हमको निवल शुद्ध याद करना है, तो सकल और शुद्ध में किसका डिफरेंस होता है, मूल्यह्रास का, घिसावट व्यय का, डेप्रिसिएशन का। तो हम जब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, निवल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कारक। ठीक है, जो बाजार कीमत पर आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसको हम लिखते हैं एनएनपी मार्केट प्राइस, और दूसरा जो कारक आय पर राष्ट्रीय आय होती है जिसको हम कहते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एनएनपी मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, और जो अनुदान है उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय है, एनएनपी मार्केट प्राइस जो है वो एनएनपी एफसी से ज्यादा कब होगी। ठीक है, तो एनएनपी एमपी जो है उसमें से हम क्या करें, अप्रत्यक्ष कर को घटाएं और आर्थिक सहायता को जोड़ेंगे तो हमारे पास में एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और एनएनपी एमपी जो है वो ज्यादा कब होगी, जब अप्रत्यक्ष कर जो है वो आर्थिक सहायता से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, अप्रत्यक्ष कर जो है वो आर्थिक सहायता की तुलना में एक तरह से क्या हो, कम हो। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए ऑप्शन क होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष करों का मूल्य क्या हो, आर्थिक सहायता से ज्यादा हो। जैसे अगर हम मान लें कि एनएनपी एमपी कितनी है, 100 है, इसमें से हम क्या करें, अप्रत्यक्ष कर 10 को घटा दें और सब्सिडी माना कि कितनी है, 5 है, इसको हम जोड़ दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 100 में से 10 को माइनस किया, कितना है आपका 90, और 90 में हमने 5 प्लस कर दिया, कितना आ गया 95 आ गया। तो अब देखिए एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट आपकी है वो कितनी है, 95, और जो एनएनपी एमपी है वो कितनी है, 100। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कारक आय पर राष्ट्रीय आय से अधिक होगी। एनएनपी एमपी जो है वो एनएनपी एफसी से अधिक कब होगी, जब आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, आर्थिक सहायता से ज्यादा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट है 12वां, सकल घरेलू उत्पाद में देश 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 को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए, जो घरेलू उत्पाद होता है उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आए हैं NFIA, इसको अगर हम प्लस कर देंगे घरेलू उत्पाद में तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन क। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट हमारा है 13, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, जो आपका है जीएनपी मार्केट प्राइस।
ये आपका क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। इसमें से आपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया, और इसमें से आपने क्या किया, जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास को भी है, आपने माइनस कर दिया। तो ये किसके बराबर होगा, तो देखिए जीएनपी एमपी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ख। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सकल अगर आपके पास में है, उसमें से अगर मूल्यह्रास को घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, शुद्ध आ जाएगा, नेट आ जाएगा, और बाजार कीमत में से अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साधन लागत आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 14, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं, तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, एज ए रॉ मटेरियल, जिनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ग। बिस्किट बनाने के लिए जो आटे का प्रयोग होगा, तो आटा एक तरह से क्या हो गया आपका, मध्यवर्ती वस्तु है। बाकी देखिए चीनी उत्पादन में मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो मशीनें तो एक तरह से किस में आएगी, पूंजीगत वस्तु में आएगी। कार चलाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है, तो पेट्रोल एक तरह से क्या हो जाएगी, आपकी अंतिम वस्तु हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका बिस्किट बनाने के लिए आटे का जो प्रयोग है वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। नेक्स्ट देखते हैं हम 15वां, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय आपकी हो गई है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय तथा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये दोनों जो है बराबर कब होंगे, तो बराबर कब होंगे, तो इनके बीच में डिफरेंस किसका होता है वो आप देख लीजिए। तो एक तो यहाँ पे आपका है नेशनल और इधर क्या है डोमेस्टिक। तो नेशनल और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। तो जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से प्राप्त साधन आय अगर बराबर होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जीएनपी एफसी और जीडीपी एमपी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ। नेक्स्ट है प्रश्न 16 से 18 का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। हमको यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर दे रखा है, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कितना है आपका 4200, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन कितना है 200 करोड़, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 50 करोड़, और आर्थिक सहायता कितनी है आपकी 30 करोड़ है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हमको कितनी गिवन है, दे रखी है -10 करोड़। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए आपका प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं हम। कारक आय पर निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे हमको जीडीपी दे रखा है, जीडीपी दे रखा है आपको बाजार कीमत पे, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमारे पास में गिवन है कितना है 4200 करोड़, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपी एमपी में से जो ये 4200 करोड़ है इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं ताकि हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो 4200 में से हमने 200 करोड़ को माइनस कर दिया, कितना बचा 4000 करोड़। तो ये आपका क्या हो गया, एनडीपी मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो इस 4000 में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे और आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे। तो 4000 करोड़ में से अगर हम इस 50 करोड़ को माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 3950।
और अगर हम इस 30 करोड़ आर्थिक सहायता को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3980। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट हमारा है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी मार्केट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपके पास में जो वैल्यूज दे रखी थी उसमें देख लीजिए एनएनपी मार्केट प्राइस हमको निकालना है और हमारे पास में क्या दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर दे रखा है 4200। तो सबसे पहले नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से 200 करोड़ मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे और विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आए हैं उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे -10। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3990। तो करेक्ट आंसर आपका तो हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ग 3990। नेक्स्ट देखते हैं कारक आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब देखिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के लिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर दे रखा आपको 4200 करोड़। अब देखिए सकल तो हमारे पास में दे रखा है। अब नेशनल निकालने के लिए क्या करेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे लेकिन ये -10 करोड़ है तो ये हो जाएगा आपका -10। अब देखिए बाजार कीमत है ये और हमको क्या चाहिए फैक्टर कॉस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ेगा और आर्थिक सहायता को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया है 4200 करोड़ में से -10 और -50 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 4140 और 4140 में हम क्या करेंगे इस 30 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4170। ठीक है तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4170। ठीक है हमको क्या निकालना था जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो 4170 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है। ठीक है हस्तांतरण आय क्या होती है बिना उत्पादन में योगदान बिना आर्थिक क्रियाएं जो होती है किए जो भी आय प्राप्त होती है तो हस्तांतरण भुगतान इनमें से कौन सा नहीं है। तो बच्चे को दिया गया जेब खर्च ये हस्तांतरण भुगतान है। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है ठीक है वो भी एक तरह से क्या है हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान होता है। और बेरोजगारी भत्ता को भी हम क्या कहते हैं हस्तांतरण आय। तो जो सेवानिवृत्ति पेंशन होती है ठीक है पेंशन ऑन रिटायरमेंट उसको हस्तांतरण आय नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है एक देश का जो सामान्य निवासी है किसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो हमको दे रखा है विश्व बैंक में जो भी कर्मचारी हैं ठीक है वो भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। इलाज के लिए भारत आया विदेशी इसको भी हम भारत का सामान्य निवासी नहीं कहेंगे। अमेरिका के दूतावास में कार्यरत भारतीय ठीक है और पढ़ाई के लिए कोरिया से आया विद्यार्थी। तो देखिए भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसमें अगर कोई भारतीय कार्य कर रहा है तो भारत का सामान्य निवासी कहा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन ग। फिर देखिए नेक्स्ट 21वां निम्नलिखित में से किसे भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। ठीक है भारत की जो घरेलू सीमा है उसमें इनमें से किसको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशों में स्थित भारत के जो दूतावास हैं उनको भारत की घरेलू सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22वां निम्नलिखित में से किसे घरेलू आय में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है एक देश की जो घरेलू आय होती है घरेलू सीमा में जो आय अर्जित की जाएगी उसमें किसको सम्मिलित किया जाएगा। तो पहला देखिए विदेश में एक भारतीय बैंक द्वारा अर्जित लाभ इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा घरेलू आय में।
अमेरिका में भारतीय दूतावास में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों का जो वेतन है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया हमारा कि भारत का जो दूतावास है अमेरिका में, वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा और वहां पे जो अमेरिकी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो भी वेतन मिलेगा वो भारत की घरेलू आय में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख। और भारत सरकार द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी गई स्कॉलरशिप, ये एक तरह से क्या है, हस्तांतरण भुगतान, इसको घरेलू आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी आय भारत की घरेलू आय का हिस्सा होगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, तो देखिए वृद्धावस्था पेंशन एक तरह से क्या है, हस्तांतरण भुगतान है। विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों को दी गई साधन आय, और भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा द्वारा अर्जित आय। तो देखिए भारत की जो घरेलू आय का हिस्सा है वो क्या है, विदेशियों को दी गई साधन आय। ठीक है, जो भी विदेशी भारत में काम कर रहे हैं उनको जो साधन आय प्रदान की गई है वो एक तरह से भारत की घरेलू आय में सम्मिलित की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग। नेक्स्ट है, समीकरण को पूरा कीजिए। व्यक्तिगत आय जो होती है वो किसके बराबर होती है, निजी आय में से किसको घटा दिया जाए कि व्यक्तिगत आय आ जाएगी। तो देखिए व्यक्तिगत आय का मतलब क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों को जो आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, परिवारों को जो आय प्राप्त हो रही है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, जो निजी आय होती है उसमें से एक तो अवितरित लाभ को घटा देंगे और दूसरा निगम कर को घटा दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट देखिए 25वां, निजी आय बराबर होती है, ठीक है, निजी आय जो है वो किसके बराबर होगी, निजी क्षेत्र की आय प्लस, ठीक है, निजी आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो निजी क्षेत्र की आय है उसमें हम किसको प्लस करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, या फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस समस्त प्रकार के अंतरण भुगतान, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, या फिर निगम कर और अवितरित आय। तो देखिए निजी आय जो होती है निजी क्षेत्र की आय के साथ साथ में निगम कर और अवितरित आय होती है उसको भी उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन ग। नेक्स्ट देखिए 26वां, दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि को अपनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन से हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको बाद में मैं देख के आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा उसमें कोई मिस्टेक हो गई होगी तो मैं आपको उसको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए 27, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो समस्त प्रकार के जो वित्तीय लेन देन होते हैं, गैर कानूनी तरीकों से जो आय प्राप्त की जाती है, और पुराने सामानों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय में शामिल होगी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है अपना कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय देश देश में शामिल होगी। तो जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को विदेशों से प्राप्त साधन आय में सम्मिलित किया जाएगा, ऑप्शन घ। नेक्स्ट देखिए 29, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसमें इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो जो मजदूरी और वेतन है, ठीक है, वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक सम्मिलित किया जाता है, बोनस और कमीशन को भी सम्मिलित किया जाता है, फिर नियोजक जो होते हैं जहाँ पे व्यक्ति कार्य कर रहा है वहाँ पर जो भी सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जाता है, तो इन तीनों को एक तरह से किया जाता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सम्मिलित किया जाएगा। तो किसको नहीं किया जाएगा, तो कर्मचारियों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में जो अंशदान दिया गया है, कोई बीमा कराया गया है अगर कर्मचारियों के द्वारा, तो उनको कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 30वां, आर्थिक विकास का सही सूचक कौन सा है।
देखिए आर्थिक विकास को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है उसको ज़्यादा सही सूचक कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ। नेक्स्ट हमारा है 31वां, आर्थिक कल्याण का सही सूचक होता है। तो देखिए आर्थिक कल्याण को मापने के लिए जो वास्तविक जीडीपी है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी जो स्थिर कीमतों पर होती है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इनमें से ज्यादा सही सूचक जो है वो कौन सा हो सकता है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हमारा है 32, वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर होती है, ठीक है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय का मतलब क्या हो गया, ऐसी आय जो परिवारों घरेलू क्षेत्र के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो घरेलू क्षेत्र के द्वारा कौन सी आय को प्रयोग किया जाता है, जो वैयक्तिक आय है उसमें से जो आयकर है आपका प्रत्यक्ष कर है उसको चुकाना आवश्यक होता है। और फिर जो सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां होती हैं, जैसे कि हमने कोई लाइसेंस बनाया है टू व्हीलर के लिए, ठीक है, कोई भी आपने लाइसेंस बनाया है तो उसकी जो फीस है आपको सरकार को देनी पड़ेगी। या जो भी आपके वाहन होते हैं उस पर जो भी टैक्स वैक्स लगता है ये जो हमको भुगतान करना पड़ता है। या कोई लोग अगर अपराध करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो भुगतान है उनको घटाने के बाद में जो शेष बचेगा उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग। जो वैयक्तिक प्रयोज्य आय है वो किसके बराबर होती है, वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर को घटा दिया जाए और सरकारी प्रशासनिक विभागों की जो विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां हैं, फीस हो गया, जुर्माना हो गया, उसको भी हम घटा देंगे। नेक्स्ट देखिए 33, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, अंतिम उपभोग व्यय में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो परिवारों के द्वारा भोजन पर जो व्यय किया जा रहा है वो अंतिम उपभोग व्यय है। सरकार के द्वारा शिक्षा पर व्यय किया गया है, सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर व्यय किया गया है, ये सभी एक तरह से क्या है, अंतिम उपभोग व्यय है। पुराना मकान खरीदने पर जो व्यय किया गया है वो अंतिम व्यय की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 34वां, निजी आय और निजी क्षेत्र की आय के बीच में किसका अंतर होता है, ठीक है। निजी आय का मतलब क्या हो गया, का निजी क्षेत्र को समस्त स्रोतों से मिलने वाली आय को हम शामिल करते हैं और जिसमें जो अवितरित लाभ होते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन निजी क्षेत्र की जो आय होती है उसमें अवितरित लाभ जो होते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ग। नेक्स्ट देखिए 35वां, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय में अगर हम जनसंख्या का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट देखिए 36वां, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अंतर्गत एक विभाग है CSO, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद की गणना का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए 37, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए किस आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इसके लिए आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है, अभी 2011-12, और अभी हाल ही में जैसे 2017-18 जो है आधार वर्ष बदलने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जब भी ये फाइनल होता है, लेकिन अभी तक तो 2011-12 को ही आधार वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 38, वर्तमान में भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज्यादा है।
तो देखिए जो आपका वित्तीय वर्ष है 2017-18 अगर हम देखें या 2018-19 जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसके अनुसार जो गोवा है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग कितनी है ये 4,67,000 के आसपास है जैसे। और उसके बाद में सेकंड जो स्थान है वो किसका है, दिल्ली का है। दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अनुसार कितनी है, लगभग 3,65,000 के आसपास है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, गोवा। नेक्स्ट देखिए 39वां, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 2018-19 या 2019-20 के अनुसार देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 16 से 18% के आसपास है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25% से कम है। जबकि जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 50% से भी ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा है 40वां, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है, ठीक है, जीडीपी में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो देश जो है वो विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है 41वां, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाएगा। बेचे गए पुराने फ्रिज का मूल्य, तो पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती है। और गृहिणी की जो सेवाएं होती है उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए आय विधि और उत्पादन विधि इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है वो निम्न राष्ट्रीय आय को दर्शाती है जो प्रोफेसर राजा कृष्णा के द्वारा दी गई है। और इसका जो संबंध है हम कह सकते हैं ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 44, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का बेहतर माप कौन सा हो सकता है। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए जीडीपी का भी प्रयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से बेहतर माप की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है उसको ज्यादा बेहतर माप कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 45वां हमारा, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। ठीक है, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1868 में। ठीक है, 1868 वर्ष के लिए जो प्रकाशित हुआ था 1876 में। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो है वो अनुमान लगाया गया था। और राष्ट्रीय आय समिति 1949 में, ठीक है, और उसके बाद में CSO जो है वो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाता है 1950 के बाद में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका 46वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय अनुमान में शामिल किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, ये एक तरह से क्या है, हस्तांतरण भुगतान, इनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और किसी कार्यालय में अगर कोई भोजन मिल रहा है उनके कर्मचारियों को अनुदानित, तो इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विदेशों से शुद्ध कारक आय, ठीक है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय होती है NFIA, वो किसके बराबर होती है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, विदेशों से कितनी कारक आय प्राप्त हुई है और विदेशों को कितनी कारक आय का भुगतान किया गया है, दोनों का जो अंतर होता है वो NFIA के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, NNP प्राप्त करने के लिए GNP में से घटाया जाता है।
ठीक है, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से। तो देखिए दोनों में किसका डिफरेंस है, नेट और ग्रोस में किसका डिफरेंस होता है, मूल्यह्रास का, डेप्रिसिएशन का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय अगर निकालनी है तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से इसमें से किसको घटाया जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है आपकी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसको घटाना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें से, ऑप्शन ए। और जो सब्सिडी होती है उसका मूल्य क्या होता है, जोड़ा जाता है। फिर देखिए आपका अंतिम प्रश्न है 50वां, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को अगर घटा दिया जाएगा तो हमारे पास में शेष क्या बचेगा। तो सकल में से अगर हम मूल्यह्रास को माइनस करेंगे क्या बचेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जीएनपी जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अगर हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, या जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट।